नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे का ब्रॉडकास्ट। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नोट करिए पुडुचेरी और केरल के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। व्यूअर्स, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती असम में दोबारा सत्ता पाने की होगी, तो उसे दक्षिण भारत में कमल खिलाने के लिए जोर लगाना भी होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट को अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। और इसी बीच चुनाव आयोग ने बंगाल, तमिलनाडु, असम में कई बड़े तबादले कर डाले हैं, जिस पर जोरदार सियासत इस समय हो रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। एनडीए बनाम विपक्ष, किसका भारी है पक्ष। और राज्यसभा में भी चुनाव है और उसके नतीजे भी आ गए हैं, वहां पे भी क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आए हैं। तो आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर में चुनावी स्पेशल। राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन बंगाल में दिखा है। चुनाव की घोषणा के मात्र 12 घंटे के भीतर देर रात 4 बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए और 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी का तबादला भी हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में नए मुख्य सचिव, नए गृह सचिव, नए डीजीपी, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर और नए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। They have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. संसद में ये मुद्दा उठाने के बाद टीएमसी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट भी किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव के सामने गए। चुनाव आयोग मेरे जैसा लोग रहे तो मैं ममता बनर्जी को ही अपदस्थ करके पावर विहीन अभी भर चुनाव करवा दूं, क्योंकि ये सत्ता के बगैर चुनाव जीत नहीं सकती। ये तो सप्लायर बन गई पूरे देश में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने वाली। चुनावी मौसम में नए नए सियासी समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा, तो वो तुरंत पहुंच गए। एआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में जब ओवैसी की पार्टी गठबंधन की अपील कर रही थी, तब कांग्रेस और आरजेडी वाले अलायंस ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया था। इस बीच राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों ने भी विपक्ष की सांसें अटका दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आया चुनाव, लाया टकराव। तो चुनाव आया है, टकराव लेके आया है, लेकिन कैसे, आइए बताते हैं चुनाव के प्रभाव का संपूर्ण विश्लेषण। कांग्रेस असम और केरल में 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। पिछले 12 साल में कांग्रेस अपने बूते पे मात्र 7 राज्यों में चुनाव जीती है। इस चुनाव में परफॉर्म नहीं किया तो विपक्षी अलायंस में हैसियत जमीन पर आएगी और ज्यादा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी के लिए। टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण यह है 70 विधायकों के साथ बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। अगर सत्ता का खेल पलटा तो टीएमसी की स्थिति सीपीएम जैसा होती थी वैसी हो सकती है, या फिर अभी हाल ही में जो बीजू जनता दल का हाल हो रहा है वैसी हो सकती है। और क्रॉस वोटिंग आज के राज्यसभा चुनाव में भी हो गई है। लगभग 8 बीजेडी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 21 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन बंगाल और दक्षिण में सत्ता का लगातार सूखा है।
बंगाल में पिछली बार हम कह सकते हैं बीजेपी 3 से 77 तक तो आई, लेकिन सरकार बनाने तक नहीं आ पाई। वो कसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, वो कसक अमित शाह के मन में, वो कसक जेपी नड्डा के मन में, और वो कसक नितिन नवीन, क्योंकि जो नए अध्यक्ष हैं उनके मन में भी होगी। खासतौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के मन में जबरदस्त कसक होगी बंगाल में पिछली बार सरकार ना बना पाने की। तो बीजेपी को भी दमखम के साथ लड़ना पड़ेगा अपने बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए। अभी वाम दलों की एकमात्र, लेफ्ट की बात कर लेते हैं, एकमात्र सरकार है केरल में, लेकिन कांग्रेस दे सकती है वहां पर कड़ी टक्कर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े इनरोड्स करे हैं। केरल के 600 से अधिक स्थानीय निकायों में बीजेपी की जीत है। पहली बार तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर आया है। केरल में बीजेपी की बढ़ती ताकत, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर लेफ्ट के लिए बड़ा खतरा है, और कांग्रेस को भी यहां एक बड़ी ऑप्शन दिखती है सरकार में आने की। चलिए डीएमके की बात कर लेते हैं। सुपरस्टार विजय की सियासी पारी डीएमके की सिरदर्दी बढ़ा सकती है। यहां पर बीजेपी एआईडीएमके पहले से एक है, अगर विजय साथ आए तो स्टालिन के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी, और वहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या स्टालिन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के लिए 5 राज्यों का चुनाव करो या मरो जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो डीएमके हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। यानी इस पूरे विपक्षी दलों के लिए बड़ा चुनाव है। लेकिन बड़ी खबर बिहार से आ रही है इस समय, बिहार से बड़ा अपडेट है, बिहार से बहुत बड़ी सियासी खबर है, बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान आ गया है, हमारे विधायकों को बीजेपी ने चोरी कर लिया है। यहां पर क्रॉस वोटिंग का पहला सितम देखने को मिल रहा है। यहां पर 3 कांग्रेस विधायक, 13 तारीख तक विधायकों से बात हो रही थी, लेकिन 14 को विधायक गायब हो गए, उन्होंने बात नहीं करी और क्रॉस वोटिंग हुई है। खबर मिल रही है राजद में भी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। बिहार से इस समय की बड़ी खबर है, राजद से क्रॉस वोटिंग। एनडीए के सभी उम्मीदवार लगभग जीत के करीब हैं। एनडीए पांचों सीटें अपनी जीत रहा है। नीतीश कुमार, अच्छा बड़ी खबर यह आ गई है, एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा एमपी बन गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा एमपी बन गए हैं। बड़ी खबर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जबरदस्त। सतीश केसिंग हमारे साथ हैं, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, सुनील यादव हैं, मेरे साथ मनोजीत मंडल हैं, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी के नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सतीश जी, बिहार में क्या हुआ है? ये तो जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो गई है। बीजेपी 5 उम्मीदवार जितवाने में, एनडीए 5 उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। देखिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस और राजद से ये अपेक्षित था, मुझे लगता है कि ये होना ही था, कोई न्यूज नहीं है। ये न्यूज ये है कि नीतीश जी का राज्याभिषेक हो गया है। अगर मान लेते हैं कि अगर आरजेडी का उम्मीदवार आज जीत जाता तो ये ज्यादा न्यूज होता, तब ये होता कि भाई एआईएमआईएम और ये जो जेडीयू क्रॉस वोटिंग। आप कह रहे कांग्रेस और जेडीयू में क्रॉस वोटिंग नहीं है, राजद और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग खबर नहीं है आपके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए कोई खबर नहीं है। कोई राज्यसभा में तो ऐसा ही चलता है, और जैसा सब लोग कह रहे थे यही होना था। देखिए कांग्रेस और आरजेडी मेरे ख्याल से हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये आज से नहीं, ये 5-6 महीना से पहले से है। ये राजेश राम जी को ही कौन पूछता है कांग्रेस पार्टी में? 6 तो इनके विधायक हैं। तभी तो हमको लगता है कि ये तेजस्वी चले गए थे एमआईएम के इफ्तार में। बात ये है कि वहां पर एक ही कोई पॉसिबिलिटी बचती थी कि भाई जेडीयू अंदर आरजेडी वाले को सपोर्ट कर दे, वो नहीं हुआ है। हाँ, ये सब चलता है वहां पे। ओके, हंस रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा। अरे उनके गढ़ टूटे हैं, उनके मढ़ टूटे हैं, उनके अकड़ टूटे हैं, और तोड़ने ही होंगे उनके गढ़ अकड़ और सारे के सारे मढ़। क्यों? क्योंकि चांद के उस पार भी जाना है दुर्गम पहाड़ियों से। और गजानन मुक्ति बोध की ये लाइनें बड़ी प्यारी है, आज वो चरितार्थ हुई है। तोड़ देंगे सब कुछ। क्या तोड़ेंगे? उन्होंने जो तिलिस्म बिछाया था उसको तोड़ेंगे, और जो जनता के मन में जो भाएगा उसको वापस ले आएंगे। ये तो बता दीजिए क्रॉस वोट कहां से पड़ गए हैं आप लोगों को? देखिए, वो जो क्रॉस वाले लोग हैं वो क्रॉस मत मानिए, उनका दिल मिला हुआ है, वो साथ चलने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने भी विधायक चुरा लिए हैं। कांग्रेस के भी आरोपों में कोई दम है? जनता मानती है क्या? वो तो आरोपों की एक पिटारी लेकर चलती रहती है, बीच बीच में निकालते रहती है, जैसे सांप नचाता है तो ये वाला सांप, वो वाला सांप। ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है,
ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल के 8 विधायक क्रॉस वोट कर गए। बड़ी डेवलपमेंट वहां पर भी बीजेपी। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बीजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहां पर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए हैं। 3 कांग्रेसी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है। यानी कांग्रेस को हर तरफ झटका है, बिहार से लेकर ओडिशा तक। बीजेपी वहां अपने 4 कैंडिडेट जिताने में कामयाब रह रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले 4 कैंडिडेट वहां जीत रहे हैं। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हो गई है। झटका, एक और झटका ऑपोजिशन को। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई ऑपोजिशन के नेता यहां जुड़े हुए हैं। सुनील यादव, 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है, राज्यसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग विधायक कर गए हैं। अभी तक तो आप कहते थे ईवीएम हैक है, एसआईआर हो रहा है, अब विधायक हैक हो रहे हैं क्या? अब विधायकों ने भी क्रॉस वोट कर दिया है। अब बताइए, तो कहीं तो मैनेजमेंट खराब है। अमीश भाई, अगर विधायकों की चोरी हो रही, उस चोरी को आप भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का काला अध्याय है। मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि बीजेपी अगर जिताना ही चाहती थी अपने लोगों को, तो अपने दम पे जिताती। अगर किसी का दिल मिल गया है तो पहले इस्तीफा देता, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत के आता, उसके बाद आप वोट ले लेते। आप अभी तक तो वोट चोरी से सरकार बना रहे थे, अब आप वोट चोरी से राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए अमीश भाई, जिसके नेचर में जो काम होता है वो आदमी वही करता है। ये लोग हमेशा धोखे से, चोरी से, बेईमानी से, फ्रॉड से राजनीति करते हैं। बड़ी खबर, बीजेडी ने डॉक्टर होता को टिकट दिया था, वो चुनाव हारने की कगार पे खड़े हैं इस समय। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, आप चोरी से अपने राज्यसभा उम्मीदवार बना रहे हैं, आप भी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सुधांशु त्रिवेदी। बिहार से लेकर ओडिशा तक क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। सुनील साजन जी का पहले मैं जवाब दे दूं। कहते हैं कि साहब ये तो सब वोट चोरी करके बनते हैं। भाई साहब, आप पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल के कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर काहे अपनी पार्टी वीपी सिंह को झटका देकर चंद्रशेखर के साथ चले गए थे? नहीं, वो वोट छोड़ी थोड़ी थी, वो तो अंतरात्मा की आवाज जागी थी जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी के साथ चले गए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दे दिया, अगले चुनाव में काशीराम जी के साथ मिले, फिर उठा के मायावती को बंद कर दिया, स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जानलेवा हमला कर दिया। ईमानदारी थी तो छोड़ देना चाहिए था और जनता के बीच में जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी पार्टी का चरित्र उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिसने कोई दल नहीं छोड़ा जिससे गठबंधन न किया हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, जनता दल, लोक दल, सबके साथ ऐसा कोई बचा नहीं जिसे सपा ने ठगा नहीं। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है, कांग्रेस और इस गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का ना वैचारिक सामंजस्य है, ना व्यवहारिक सामंजस्य है, ना कोई नीतिगत सामंजस्य है, और कांग्रेस के अंदर यह बिखराव स्वयं होता रहता है। यह बताइए, ममता बनर्जी जी भी तो कांग्रेस को ही छोड़ के बाहर आई थी। तो मैं मनोजीत मंडल जी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय और आके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ आके गठबंधन में शामिल हुई थी, तो वोट चोरी की थी या ममता जी को लगा था कांग्रेस के अंदर कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और बाहर निकल के आके ने जुझारू और संघर्षशील ढंग से उन्होंने आकर अपना सत्ता संभाली। याद करिए, ममता जी ने जब स्पीकर ने, सोमनाथ चटर्जी जी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था और इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने बुरी तरीके से अपमानित करना शुरू किया था, ममता जी भावुक हो गई थी, रुआसी हो गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो थे उनको लेकर सदन से बाहर गए थे और उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया था। ये जगनमोहन रेड्डी भी तो कांग्रेस में ही थे, ये वाईएसआर कांग्रेस भी कांग्रेस के अंदर की छटपटाहट से ही बनी थी, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के अंदर से ही बनी थी। तो हकीकत यह है कि गौर से देखें तो ये तो मैंने उन दलों का नाम लिया जो आज भी भारत की राजनीति में हैं, और पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी बाबू, जगजीवन राम, देवराज अरस, वो तो ब्रह्मानंद रेड्डी, बहुत सारा है, और वहां से लेके अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और
आज के जमाने में आते चले जाएं। तो मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए जिन पार्टियों का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्ता होती है। लगातार आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन क्या अभी कुछ देर पहले सतीश के सिंह कह रहे थे सुनील यादव, कांग्रेस के पास बचा क्या है बिहार के अंदर? 6 तो विधायक है, 3 क्रॉस वोट कर गए। देखिए अमीश भाई, सवाल ये नहीं कि बचा क्या है क्या नहीं बचा, ये तो कांग्रेस से आप पूछिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, मर्यादा की बात करती है, आचरण की बात करती है, उसका एक ही सिद्धांत है कि वो वोट चोरी करिए, आप विधायक चोरी करिए, पैसे से, धमका करके, ब्लैकमेलिंग से आप इस तरीके जीतना चाहते हैं। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी से सवाल पूछे। लेकिन अगर बीजेपी का एनडीए के कैंडिडेट जीत रहे हैं, बिहार में एनडीए के 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं, और अगर ओडिशा में बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीत रहे हैं, 3 बीजेपी के और 1 इंडिपेंडेंट जो कि सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड उनके अलायंस द्वारा वो जीत रहे हैं, तो बीजेपी क्या बोले, हम जीतने नहीं देंगे। दैट इज द इलेक्शन मैनेजमेंट यही होता है। देखिए अमीश भाई, बीजेपी ने जो परंपरा भारतीय राजनीति में शुरू की है, और आज मेरी बात इस बात को याद रखिएगा, जब कभी बीजेपी विपक्ष में जाएगी, ये एक भी एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक भी अगर जीत जाए तो मुझे बता देना, इन्हीं के फार्मूले से इन्हीं को हरा देंगे। तो मानते, अगर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर चुनाव लड़ेगा वो भी हार जाएगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुनील भाई एक लाइन कह दूं। सुनील भाई, आपने कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूपी में राज्यसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, हम भी उसी में चुन के आए, और आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। भाई साहब, ये चोरी नहीं थी, वोट दिखा के देना होता है राज्यसभा में। आपकी पार्टी का प्रतिनिधि इलेक्शन एजेंट वहां बैठा होता है, शिवपाल यादव जी बैठे हुए थे, आपके विधायकों ने उनको दिखा के वोट दिया, चोरी नहीं थी। और उससे पहले विधायकों ने कहा कि आपके 3 कैंडिडेट थे, रामजीलाल सुमन जी, जया बच्चन जी और आलोक रंजन जी, उन्होंने कहा इसमें पीडीए कहां है, आपके विधायकों का दिया हुआ बयान था। तो जो समस्या अंदर की है वो न चोरी थी, वो तो एलानिया गए, नीतियों से मतभेद होके गए। और रही बात इसकी, आपने कहा जब कभी भविष्य आएंगे, तो सुनील जी विनम्रता से मैं कहता हूं, हम लंबे समय विपक्ष में रहे, हमारे कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बताइए? हमारे कितने विधायकों ने पार्टी छोड़ी? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पिछले 75 साल से 1951 ऑनवर्ड्स एकमेव पॉलिटिकल पार्टी है भारत की राजनीति का जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आज तक कभी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। सुनील यादव जी जनता दल के हैं, जनता परिवार के तो देखिए, सपा यूपी में है, आरजेडी बिहार में है, बीजेडी उड़ीसा में है, जेडीएस कर्नाटक में है। जनता दल के तो इतने टुकड़े हुए कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बीजेपी में नेता छोड़ के गए, उमा भारती ने छोड़ा, कल्याण सिंह ने छोड़ा, लेकिन पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन पूरा का पूरा प्रभाव नहीं चला गया। और सब पार्टी में वापस आए, येदियुरप्पा जी नहीं गए, सब पार्टी में वापस आए। पार्टी का वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ कि पार्टी दो फाड़ हो गई। कल्याण सिंह के छोड़ने का नुकसान हुआ। कल्याण सिंह जब मुलायम सिंह यादव जी के साथ चले गए, कल्याण सिंह के छोड़ने का नुकसान हुआ बीजेपी को। मतलब ये तो आप एग्री करेंगे। वो भी मैं एक देखिए, मैं सतीश सिंह जी को संभवतः याद हो ना याद हो तो मैं दर्शकों तक जाकर चेक करिए, जब कल्याण सिंह जी वापस पार्टी में आए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप पार्टी छोड़ के गए थे और आपने पार्टी से बहुत नाराजगी थी, अब वापस क्यों आ गए? तो कल्याण सिंह जी ने जानते क्या बोला था? उन्होंने सूरदास की वो पंक्ति बोली थी कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। मतलब स्टेट ऑफ हरमुज से जो जहाज चल के आ रहा होगा समुद्र में, अगर कोई पंछी उस पर से उड़ के जाएगा, कुछ समय के बाद उसको कोई बैठने की जगह अच्छी नहीं दिखेगी तो वापस जहाज पे आ जाएगा। ये उन्होंने बोला। बाद में उन्होंने एक पब्लिक भाषण में ये भी बोला कि मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरा जब पार्थिव शरीर जाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाए, वो कहा। लेकिन मेरा कहना था नुकसान एक हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सतीश के सिंह का एक पॉइंटेड सवाल है या पॉइंट है। सुनील जी एक सेकंड सुन लिया जाए। सुधांशु जी, सुनील यादव कुछ कह रहे हैं, मैं जवाब तो दे दूं।
देखिए, बात है कि आपने इतने गिना देखिए, दिए अमीश भाई। कांग्रेस वालों के और बाकी पार्टियों के। अब आप जब हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, आप कोई ग्राउंड ले लीजिए, लेकिन ये जो पेशेवर राजनीति है ना, उसमें आप हाई मोरल ग्राउंड मत लीजिए। आपका भी जम्मू कश्मीर से नीचे तक उठाएं तो एक एक पार्टी जो आपके साथ रही उसके साथ क्या व्यवहार हुआ और क्या रहा, वो सब गिनाने की जरूरत नहीं। इतना ना टाइम दे पाएंगे ये, ना हम अपना बोल पाएंगे। मोटी बात ये है कि सुनिए ना, अभी तो क्रॉस वोटिंग वही बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से तो अब रही नहीं। आपको तो 65,000 करोड़ रुपया का चंदा वो कह रहे एक दो गिनवा दीजिए ना, एक दो वो कह रहे एक दो गिनवाइए। क्या? अरे गिनती नहीं भाई, एक दो गिनवा दीजिए। इनके साथ डीएमके था, इनके साथ एआईडीएमके था, पीडीपी था, एनसी था, नहीं था क्या? अब वैसे गिनाने लगे तो नीचे तक चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं कर जा रहे उसमें। बात मोटी है, इन्होंने हॉर्मुज का नाम ले लिया, बड़ा अच्छा किया। क्रॉस वोटिंग कोई मुद्दा नहीं है, ये बताइए कि कितने जहाज क्रॉस कर रहे हैं हॉर्मुज से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो कर गया है वैसे, एक कर गया, नहीं दो आ गए हैं, दो आ गए हैं, दो आ गए, यस। दूसरा भी दो रास्ते में है। सुधांशु जी, नंदा देवी और शिवालिक, जी जी, नंदा देवी और शिवालिक दो आ गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि भारत हमारा मित्र है, हम भारतीय जहाजों को ले जाने दे रहे हैं। तो आप भी कह दीजिए हमारा ईरान मित्र है। मैं कह दूं तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने वहां के राष्ट्रपति से बात की है और विदेश मंत्री जी ने उनसे बात की, तभी जहाज आ रहा है, थोड़ी छोड़ दिया है भाई साहब। दे रहा है। मैं एक बात कहूं, मजे की बात जानते क्या है अमीश जी, राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा लेते वो मुद्दा पिट जाता है जी। जब वो उठाते हैं कि ट्रेड डील का मामला तो ट्रेड डील फाइनल हो जाती है। जब वो उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर का मामला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इकबालिया बयान आ जाता है कि साहब हमारी बहुत ठुकाई हो गई थी। याद करिए आसिफ अली जरदारी ने कह दिया था हम बंकर में जाने वाले थे। अब बेचारे इजराइल का मामला उठाए ईरान पे, चलो इसी पे हमको कुछ वोट मिल जाएंगे मुसलमानों के, तो ईरान ने कह दिया भारत दोस्त है। इससे पहले पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आ चुकी है और मजे की बात ये फिलिस्तीन का बैग लगा के तो गई प्रियंका गांधी जी। और आपको पता फिलिस्तीन की विदेश मंत्री ने भारत में आके क्या बोला, उनका नाम है डॉक्टर आगा बकीन शिरीन। वो भारत आई, पहले तो या तौबा तौबा बगैर हिजाब के आ गई। ये हिजाब वाला जो बोल रहे थे ना नेताजी जय फिलिस्तीन की, हिजाब वाली महिला जो होगी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी, यहां फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के चल रही थी और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ भारत की जो रणनीतिक वो है मजबूती और अरब देशों के साथ मजबूती दोनों को स्वीकार करते हैं। और चूंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका दोनों तरफ अच्छा संबंध है, तो हमें यह विश्वास है कि आने वाले समय में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समाधान निकालने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा भिगो के जूता नहीं पड़ सकता था विपक्ष वालों के मुंह के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं पता नहीं, थोड़ा उनकी कुंडली उंडली दिखवाइए भाई साहब, वो पता नहीं जो मुद्दा हाथ में लेते हैं उसी में नाश हो जाता है। ओके, आप सिलेंडर लेकर बैठे रहे, प्रियंका कक्कड़, सुनील यादव, आप मुझे पता कुछ बोलना चाहते हैं। आज अखिलेश जी भी सिलेंडर लेके बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग सिलेंडर लेके बैठे गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज आ गए हैं, 2 और आ रहे हैं। क्या आपको लगता है मुद्दा हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है? प्रियंका कक्कड़, देखिए मैं पहले इस पे बता दूं कि राज्यसभा में तो जिसने वोटिंग की उनको फर्क नहीं पड़ा कि 60 रुपए का एलपीजी हो गया, पर अभी जब ये 5 राज्यों में चुनाव के लिए जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि 60 रुपए महंगा करना ठीक था और लोगों को लाइन में खड़ा करना ठीक था कि नहीं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ सेलिब्रेट करूँ कि 28 शिप्स में से 2 निकल गए और हमारे फैलाए हुए रायते में हम 2 में रायता समेटने में कामयाब हो गए, इसको मैं विक्ट्री मानूं, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जहां तक अभी 5 राज्यों के सवाल है उस पर बात कर लेते हैं अमीश जी। साउथ में तो बीजेपी का पीक में हाल, मोदी जी जब पीक पे थे तो हाल ये था कि उनको बैसाखियों की ही जरूरत पड़ी साउथ में एंट्री करने के लिए, और तब भी सिर्फ 4 और एक जगह 6 सीटें। सोचिए 234 में से सिर्फ 4 सीटें, 140 केरला में से 0 पीक में भी। तो साउथ में तो इनका डब्बा गोली रहेगा, ये हमें पता है। और अब तो कोई भी अलायंस पार्टनर आएगा तो वो सोचेगा कि या तो ये पार्टी को तहस नहस कर देंगे, सिंबल खा जाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, सब अलायंस पार्टनर समझ चुके हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा में भेज देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अलायंस पार्टनर भी सोच समझ के आएंगे। अब फिर उसके बाद असम में इनके करंट मुख्यमंत्री एक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर ये बोल चुके हैं कि वो अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है क्या हो रहा है। आप सोचिए पार्लियामेंट छोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इतने ऑनगोइंग क्राइसिस में वहां पे शॉपिंग मॉल इनॉग्रेट करने जाते हैं,
सोचिए कि वहां पे 9,000 रुपए अनाउंस करते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि वहां पे क्या हालत है। नहीं तो यही अनाउंस कर देते, गुजरात में भी यही अनाउंस कर दे, बंगाल में भी यही अनाउंस कर दे, अपने बाकी स्टेट्स में। वहां नहीं करेंगे। बंगाल में इन्होंने रातों रात डीजीपी बदला, होम सेक्रेटरी बदला, इन्होंने 60-70 लाख वोट काट दिए। उसके बाद भी सोचिए कि ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि ये हारेंगे। तो किस बात की सेलिब्रेशन है? राज्यसभा में अगर जीत गए, राज्यसभा तो ये पीएम केयर फंड से भी जीत जाते हैं। आपने कई सारे मुद्दों को मिला दिया, आपने कई सारे मुद्दों को मिला दिया, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। ओके, पश्चिम बंगाल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, जो प्रशासनिक फेरबदल है वो चुनाव आयोग समय समय पे करता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2022 में उसने उत्तर प्रदेश में भी होम सेक्रेटरी बदला था, गुजरात में भी होम सेक्रेटरी बदला था। तो इसमें ऐसी किसी भी चीज के ऊपर इस ढंग से देखना मेरे विचार से उचित नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। जहां तक प्रियंका जी ने कहा वोट काटने की बात, तो जिनके वोट कटे वो सामने आए ना, बताएं कि साहब हमारा वोट ये था, मेरे पास आधार है। मगर लाखों के वोट कटते हैं और सैकड़ों भी सामने नहीं आते हैं, दर्जन भर भी लोग सामने नहीं आते। और राज्यसभा के लिए मैं प्रियंका जी की पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, अमीश जी आप याद करिए, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री थे, आपके चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा था और राज्यसभा हुई तो उनसे कहा गया साहब आपने किन लोगों को दे दिया और महत्वपूर्ण लोगों को नहीं दिया। तो मनीष सिसोदिया जी ने कहा था नहीं ऐसा नहीं, जो लोग टीवी पे आते हैं उन्हीं का योगदान है, जो रैलियों में भाषण करते हैं उनका भी योगदान है, अन्य लोगों का भी योगदान है। तो मैंने उनसे पूछा था, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर राज्यसभा के संदर्भ में बड़ा लागू होता है, कि भाई साहब ये बताइए जिन लोगों को आप राज्यसभा देते हैं उनका योग ज्यादा होता है या दान ज्यादा होता है? तब समझ में आए कि किस प्रकार का योगदान होता है जो आम आदमी पार्टी। अरे राज्यसभा तो आम आदमी की पार्टी की बड़ी दुखती रख है। देखिए हरभजन सिंह इनकी राज्यसभा के अंदर, केजरीवाल जी जेल गए, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। राघव चड्ढा तो मतलब वो अभी आम आदमी पार्टी में हैं सिद्धांतिक तौर पर तो, लेकिन उनकी क्या एक्टिविटी है ये भी सबको पता ही है। और स्वाति मालीवाल जो है वो, हाँ स्वाति मालीवाल जी हैं, वो भी विद्रोही हुई हैं एक तरह से। हाँ उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आई मीन टू से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, सीएम हाउस में हमला हुआ उनके उनको निकाला नहीं करिए, सीएम हाउस में आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं लेकिन राज्यसभा में तो इनका मतलब, आप प्रियंका कक्कड़ क्या बोलेंगी राज्यसभा पे? मतलब इनकी राज्यसभा की चॉइस तो मतलब काफी क्वेश्चनेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट हैज नॉट हेल्प पार्टी, इट हैज हेल्प द लीडर्स, बट पार्टी की तो मदद नहीं हो पाई। एक संजय सिंह को छोड़ के मेयर तो किसी की आवाज नहीं सुनता। इमोरल नहीं है बीजेपी की तरह। अभी 10 साल पुरानी पार्टी है हमारी, 10 साल में बीजेपी का क्या हालत था? 31 ईयर्स तो इनको लग गए नेशनल पार्टी बनने में ही, हम अंडर 10 ईयर्स बन गए, हमसे कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो आपके राज्यसभा, आप बताइए, मैं तो आपके राज्यसभा एमपीज की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप इमोरलिटी को भी तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना बीजेपी की। मैं तो इमोरलिटी की, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव पे आप क्या बोलेंगी? राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं? वो हमारा मामला, हम निपट लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, स्वाति मालीवाल क्या कर रही है? वो तो सीधा बीजेपी की बैटिंग कर रही है, वो तो सबको दिखता है, उसमें क्या है? वो तो सबको ही दिखता है। कोई बीजेपी की बैटिंग कर रहा है, कोई अपनी बैटिंग कर रहा है, कोई अपनी पीआर कर रहा है, यही सब चल रहा है आपकी राज्यसभा में। तो कोई अपनी पीआर करके ही, अपनी पीआर से ही काम चला रहा है। लेकिन ऑल दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देयर आर 546 एमपीज, वी ऑल रिस्पेक्ट देम। ये बहुत सारे एमपीज हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। मैं मनोजीत मंडल का रुख करता हूं। मनोजीत मंडल, सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं आपकी पार्टी की तरफ से, जो डीजीपी को बदला गया है, जो होम सेक्रेटरी को बदल गया है, कि बाकी राज्यों में भी बदलाव हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले राज्य है जहां पर बदलाव हुआ है। और हमें पता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरह की रक्त रंजिश हुई थी। 3 दिन तक हिंदुओं को घसीट के मारा गया था। कहां पर इस तरह का बदलाव हुई है पिछले 10-12 साल जब बीजेपी आए? अब दिखा दीजिए, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और क्या क्या नहीं, और डीएम, एडीएम, सब कितना सारा बदलाव हुआ है 10 सालों में। दिखा दीजिए आंकड़े। ये बीजेपी के चाल है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के पुरानी चाल है बंगाल के लिए। ये क्या है भाई? अरे 20 मिनट तक बैठा रखा है, 20 सेकंड में नहीं बोलने देना है। मेरे को मत बुलाइए।
बीजेपी के ये पुरानी चाल है, कम नहीं हुई और इस बार भी कम नहीं है। लोगों को दिल से कैसे निकालोगी? पुलिस ऑफिसर का हटाओगे 2 महीने के लिए, चीफ सेक्रेटरी का हटाओगे 2 महीने के लिए, लोगों को कितने सालों के लिए हटाएंगे? सब ममता दी और अभिषेक बनर्जी भी दिल में बस गया है, कुछ नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए, 5 तारीख को आ रहा हूं आपकी चैनल पे, दिखा दीजिए 230 से ज्यादा सीट लेके टीएमसी आएगी आपको। और मेरे दोनों हैंग ऑन, मेरे दोस्त ने जो बात कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। ममता दी पार्टी छोड़ के नया पार्टी बनाई थी 1998 में, दूसरों के घर में जाके खरीदते नहीं थे। आपका ये बर्ताव है, आप खरीदते हो। अरे इन लोगों को आना चाहिए, आपके बीजेपी जॉन को क्यों नहीं कर लेते? छुपे छुपे वोट देते हैं पीछे पीछे। एक तो राज्यसभा पीछे पीछे का बात है और उनमें भी पीछे पीछे क्यों है? इतना डर क्यों है? आप इतना बड़ा पार्टी हो, विश्व की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हो, आप लोगों के करोड़ों का मेंबर है, फिर भी आप क्यों छुछुंदर की तरह बात करते हो, काम करते हो? क्यों भाई? हम तो नहीं करते हैं। आप आएंगे छुछुंदर की तरह? ओके ओके ओके, जवाब पार्टी में बिल्कुल आप आ जाएंगे। मतलब चॉइस ऑफ वर्ड इज आई थिंक बैड। could be but this is what they have come to। कल बीच रात में चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया है। दिस इज कॉल्ड मिडनाइट डिसीट। ओसेप जो कवर्ड होते हैं ना, वही लोग काम करते हैं। बड़ी खबर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये जबरदस्त प्लानिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर नंदीग्राम और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी उनके सामने होंगे और पिछली बार उन्होंने एक सीट पे हरा दिया था। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना चुनाव खुद हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, उसके बाद भवानीपुर से जीती। लेकिन इस बार दोनों से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी, यानी शुभेंदु अधिकारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर ये बड़ा पत्ता खेला है, इसको अगर हम पॉलिटिकल पत्ता माने तो बड़ा पत्ता खेला है। ओके, अब मनोजीत मंडल, क्या आपको लगता है पिछली बार हरा दिया था ममता बनर्जी को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने, क्या आपको लगता है इस बार दोनों सीटों पे सामने है, बड़ी टफ होगा मामला? हारी थी ममता बनर्जी चुनाव, वहां लोड पहले ममता दी जीत गई थी, लोड शेडिंग करा के वहां पे लोड शेडिंग और सेटिंग। अरे भाई सुनिए, केस चल रहा है, मामला चल रहा है हाईकोर्ट में, सबको पता है। पहले लोड शेडिंग हुआ, उसके बाद सेटिंग हुआ, और वही सेटिंग अभी भी हो रही है। ये इसीलिए ना ब्यूरोक्रेट को आप हटा रहे हो, लेकिन लोगों के साथ आप सेटिंग कर नहीं पाओगे। लोगों के साथ आपका सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग। लेकिन बदलाव तो असम में भी हुआ है। असम में भी कई आईपीएस हटाए हैं, तमिलनाडु में भी कई आईपीएस हटाए हैं, कई एसएसपी असम में हटा दिए गए हैं, 5-5 एसएसपी हटा दिए गए हैं। अमीश जी, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉट इन दिस स्केल। चीफ सेक्रेटरी होके ओके उसी तरफ लोड शेडिंग से ममता जी को हराया गया। ओके सुधांशु त्रिवेदी, भद्रलोक माना जाता है बंगाल, भद्रलोक माना जाता है बंगाल। हम लेंगे और बीजेपी दादा देखिए, अब मैंने आपको अच्छा मौका दिया। यू मेड योर पॉइंट। अलाउ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भद्रलोक है बंगाल तो पीछे नहीं, सामने लड़ो। हाँ सामने ही, सामने। ओके, मैं सुधांशु जी से पूछता हूँ, सामने ही पूछता हूँ। होल्ड ऑन। ओके, सामने लड़िए, पीठ पीछे मत लड़िए, ये कहना है। बिल्कुल, पीछे से नहीं, ये पीछे से घुसपैठियों के दम पे चुनाव नहीं लड़ना है। सामने आइए, देश के मुद्दों के ऊपर बात करिए। ये मत कहिए कि मैं देखते हूं कौन हमको बाहर भेज देता है। ये बैक एंड से चुनाव की बजाय सीधे चुनाव लेके आना चाहिए। मगर जो मनोजीत मंडल जी ने कहा कि नॉट ऑन दिस स्केल, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनके पुलिस कमिश्नर से सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने के लिए आई थी तो वो धरने पे आके बैठ गई थी। नो चीफ मिनिस्टर हैज एक्टेड ऑन दिस स्केल। उनके अधिकारियों से जब पूछताछ के लिए आई, उन्होंने वो सीधे जाके धरने पे बैठ गई। अभी देखिए, केवल एक एजेंसी जिसके बारे में यह था कि वो उनके चुनाव में केवल मदद कर रही है, वहां के ऊपर उन्होंने अपनी पुलिस भेजी। पुलिस पे भरोसा नहीं रहा ममता जी को, फिर वो स्वयं आ गई। और मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति हाथ से जाके फाइल लेके नहीं चलता, उसके साथ सहयोगी रहते हैं फाइल उठाने के लिए। उन्होंने, इसका मतलब अपने स्टाफ तक पे भरोसा नहीं था। पुलिस तो छोड़िए, वो फाइल उन्होंने उठाई और किसी दूसरे को दी भी नहीं, हाथ में ही वो हरे रंग की फाइल लेके खड़ी रही।
नो चीफ मिनिस्टर हैज एक्टेड ऑन दिस स्केल। तो यदि आप स्केल की बात करना चाहते हैं मनोज जी, तो स्केल की तुलना स्केल के साथ ही हो। जवाब जी। सुन लीजिए। ठीक है, जवाब मनोज जी, दादा जवाब। तो राजीव कुमार के बारे में आप बोल रहे थे 2019 में 2019 क्या हुआ केस में, दिखा दीजिए। आप कैसे लोगों को बदनाम करते हो, एक ब्राइटेस्ट पुलिस ऑफिसर का बदनाम किए हो, आज तक भी कुछ नतीजा नहीं निकला। इसीलिए हम गए थे। और यहां पर भी जो 2-3 महीने पहले हुआ कलकत्ता में, क्या हुआ भाई साहब, दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, कैसे लोगों को बदनाम करते हो। नहीं पर नहीं, एक सेकंड, मनोजीत मंडल, नहीं, कोर्ट रिलीफ दे अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जाएगा, हरी फाइल उठा के ले आएगा, उसके साथ पुलिस कमिश्नर जाएगा, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड, ऐसा हमने नहीं देखा। एक सेकंड, दूसरा मनोजीत, दादा हमने ये भी नहीं देखा बंगाल में आप जब 2021 में, दादा सवाल सुनना पड़ेगा, इसलिए आप जीतते हो इलेक्शन। दादा मनोजीत मंडल, देखिए आप 2021 में विधानसभा चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, टीएमसी चुनाव जीत जाती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, चुनाव आप जीत गए। लेकिन उसके बाद जो वायलेंस होती है, स्पेशली अगेंस्ट आपके जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जो वायलेंस होती है, और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी वायलेंस होती है, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी वायलेंस होती है। कांग्रेस की क्या मजबूरी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो नहीं बोल सकते, मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वायलेंस होती है, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ वायलेंस होती है। अधीर बाबू ने कई बार बोला, अधीर रंजन चौधरी ने बोला, फॉर्मर एलओपी ने, मतलब, और हिंदुओं को वहां पे हिंदुओं को मारा जाता है और कुछ नहीं कहता, प्रशासन पुलिस सब साथ हो जाता है। इन्होंने पालतू कुत्ते तक मारे हैं वेस्ट बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोड़ करने वाला, इन्होंने पालतू कुत्ते तक मारे हैं, एक कार्यकर्ता को मारा, उसके कुत्ते को मारा। वेस्ट बंगाल में न्यायपूर्ण और साफ सुथरा चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। और जिस कमिश्नर और डीजीपी की ये हवाला दे रहे हैं, ममता जी फाइल लेके भाग रही थी तो कौन था साथ में? फाइल चोर मुख्यमंत्री बताएगा हमें कि न्याय क्या होता है और साफ सुथरा चुनाव क्या होता है, वो चुनाव आयोग समझे। दिक्कत क्या है? अरे भाई साहब सुनिए, दादागिरी मत करिए, दादा नाम है आपका, दादागिरी मत करिए। अरे नहीं, सुन लीजिए ना, आराम से बात करिए ना, इतना घबराए क्यों है भाई लोगों के साथ? अरे आपके इस बार गढ़ टूटेंगे, पूरा का पूरा मड़ टूटेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता को एक शांतिपूर्ण राज्य चाहिए। ममता दीदी का दादागिरी नहीं चाहिए, कहीं से फाइल लेके भाग गए, कभी पुलिस कमिश्नर सीबीआई को अरेस्ट कर ले, अद्भुत राज्य चला रहे, हिंसा हिंसा हिंसा। अरे बंगाल इसी देश में, और जिनके बदौलत चला रहे हैं वो घुस और पैठ, जहां पैठ बना है वो सब नकार दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, देश में यदि नरेंद्र मोदी जी के किसी कॉल से, हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस का पूरा का पूरा कुनबा आ रहा है, अभी 22 स्टैंड बाय है, 6 लोडेड हो चुका है, 2 पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी की महोदया थोड़ा देखिए, पंजाब चलाइए, वहां बहुत दिक्कत कर देगा कांग्रेस। 10 राज्यसभा थे, कैसे कैसे किसको बांटा टिकट सब पता है। एक इतिहास बताता हूं क्रॉस वोटिंग का। 98 में निर्दलीय सुरेश कलमाडी और विजय डाडा चुनाव जीत गए, शरद पवार को पार्टी से निकालना पड़ा। 99 में विधानसभा का चुनाव का टिकट तक नहीं दिया था शरद जी को। ये कांग्रेस उस समय, बीजेपी तो नहीं थी, हम लोग भी नहीं थे, किसको क्रॉस वोटिंग करके किसको जितवाया था भाई? कांग्रेस वालों ने। अरे आपके यहां सब क्रॉस करने के लिए तैयार है, हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा के रखी, जिस दिन वो छलांग लगा देंगे तो हम करेंगे क्या? ओके, आम आदमी पार्टी पर आपने एक टिप्पणी करी। आम आदमी पार्टी की महोदया बहुत ईमानदार हैं, तो वो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि अपना होमवर्क अपनी पार्टी तक रखेंगी। शीश महल, सारे महल बन गए। अरे महोदय आप समझिए, प्रियंका जी आप मेरी पार्टी से आए, तो मेरा आपसे एक सवाल, बिहार में आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, आप किस पार्टी में रहेंगे? आपको इस टीवी डिबेट में जानना है? गठबंधन तय कर लेगा, मुख्यमंत्री सबसे बेहतर होगा, नीतीश जी के आशीर्वाद से होगा, नीतीश जी के सहमति से होगा, नीतीश जी के दूरदृष्टि से होगा, और नीतीश जी के विचारों पर चलने वाला होगा। इतना तो मैं कह दूं आपको यहाँ पर। आप किस पार्टी में रहेंगे अब? एनडीए, बीजेपी, हम एनडीए, आप तो इंडी ब्लॉक में है भी नहीं, आप बेकार कांग्रेस की वकालत करती हैं, कभी करती है कभी नहीं करती। आपका कांग्रेस प्रेम समझ नहीं आता। आप मेरी पार्टी पर टिप्पणी करेंगे? मैंने ये पूछ लिया कि मुख्यमंत्री किसका होगा। आप हमारे नीतीश जी की सहमति से होगा, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हिम्मत भी नहीं रही।
अरे बिहार का होगा, सबसे लोकप्रिय होगा, नीतीश जी के सहमति से होगा, उनके विचारों पर चलने वाला होगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश, ओके, सत्यप्रकाश जी, दुख तो हो रहा होगा कि आपका एक सीएम था और वो अब राज्यसभा में आ गए, दुख तो हो रहा होगा। चलिए प्रियंका को आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन थोड़ा तो मतलब मन में वेदना तो होगी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, अब फॉर्मर हो जाएंगे। फॉर्मर होने का दुख तो होगा, मतलब फॉर्मर नहीं, मैं अंडरस्टैंड, पानी पीजिए। मैं बताता हूं वेदना क्या है। बिहार के विकास की यात्रा में नीतीश कुमार जी के कार्यों की जो अमिट छाप है पिछले 20 सालों से, उनके बगैर बिहार की कल्पना करना, उनके बगैर बिहार की कल्पना करना वेदनापूर्ण है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शन उनका रहेगा, सानिध्य उनका रहेगा, सब कुछ उनका रहेगा। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अब नीतीश जी भी मार्गदर्शन, अच्छा मैं पूछ रहा हूं, नीतीश जी भी अब मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं? नहीं, आप उस तरह आपने बोला ना, हमारी पार्टी के वो राष्ट्रीय, आपने बोला मार्गदर्शन रहेगा नीतीश जी का, स्वयं मैंने बोला मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं। एक बीजेपी में भी मार्गदर्शन मंडल है। सुधांशु जी, एक लाइन जरूरी है, बिल्कुल आप बोलेगा, एक सेकंड सुधांशु जी, बीजेपी में मार्गदर्शन मंडल है ना, उन्होंने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अब आपकी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे थे, आपकी सहयोगी पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा मैं ये, अच्छा मैं, चलिए मैं सवाल को पलट देता हूं, क्या आप जेडीयू में भी, क्या सरकार भी है? ओके, मैं सारी ऑपोजिशन की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूं, मनोज जी दादा की तरफ से, सुनील यादव की तरफ से, प्रियंका कक्कड़ की तरफ से, और मतलब देश की तरफ से भी, क्या अब जेडीयू में भी मार्गदर्शन मंडल होगा क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में। वक्त एक अंतराल का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज के टक्कर का मंडे ब्रॉडकास्ट। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे ब्रॉडकास्ट। सुनील यादव, एक मुझे पता है सतीश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनील यादव भी कुछ बोलना चाहते हैं। अलाउ हिम फॉर 50 सेकंड। सुनील यादव, न्यू मार्गदर्शन मंडल इज कमिंग अप। ये शब्द ठीक नहीं है। बीजेपी में है, आपको तकलीफ हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे जब ये हुआ? राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तय किया कि हमारे ये वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन में होंगे। या नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर्वमान्य नेता है जेडीयू के, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं मार्गदर्शन करूंगा। आप इमोशनल हो गए। आप इमोशनल तो है नीतीश जी को लेके, आप इसको अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आई विश वेल फॉर नीतीश कुमार। ओके सुनील यादव भाई, मेरा आपसे निवेदन है, मार्गदर्शन मंडल में मत बोलिएगा, उनको बुरा लग रहा है। मंडल दूसरा चीज, नीतीश जी के नेता है हमारे सर्वमान्य। नहीं, ठीक बात है, बोलना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी के लोग जाते हैं, सहयोगी तो कहां जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक सवाल जरूर करूंगा। वो कह रहे थे कि हमारे विधायक बिकते नहीं हैं। सुधांशु जी क्योंकि पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उस पार्टी के भी कार्यकर्ता थे जिस पार्टी के नेता अटल और अडवाणी जी थे। अटल जी पूरा देश जानता है, एक वोट के लिए सरकार को लात मार दी थी, लेकिन वोट नहीं खरीदी, वोट चोरी नहीं की थी, करोड़ों रुपए में खरीदा नहीं था। अब इनके जो लोग हैं मोदी और शाह, उनका काम ही है व्यापार, उनका काम ही है वोट चोरी, उनका काम ही है दूसरे दलों को तोड़ना। तो अब आपकी वो बीजेपी नहीं बची जो आप कह रहे थे हमारा कोई नहीं टूटेगा। मैं फिर कह रहा हूं आज कार्यक्रम में, आप जाएंगे 2027 में विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, एक भी एमएलसी और एक भी राज्यसभा जिता करके देखिएगा, आपके फार्मूले से आपको हराएंगे। ओके सुधांशु जी, तब आप चिल्लाते रहेंगे, फार्मूला आप ही का होगा। बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि सुनील जी जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं उसमें यथार्थ कम झुंझुलाहट ज्यादा नजर आ रही है। पहले मैं नीतीश कुमार जी की बात का उत्तर दे दूं। नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले अटल जी की बात करिए, बनाया है 2 दशक तक। हाँ, मैं दोनों अभी वो बता के तब आपकी बात करता हूं। 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद अपराजेय और अजेय मुख्यमंत्री के रूप में वो केंद्र में आए हैं। जैसे मोदी जी 12 वर्ष तक निरंतर मुख्यमंत्री रहने के बाद अपराजेय, यानी चुनाव जिताने के बाद 2012 के बाद भारतीय राजनीति में आए थे। इसलिए नीतीश कुमार जी के किसी भी कंट्रीब्यूशन को कम करने का प्रयास बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन डिफरेंस है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनकर आए थे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनकर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आ रहे हैं तो दैट इज न्यूज टू मी। हाँ, मैं महोदय बता रहा हूँ। नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी बिहार की पार्टी के नेता हैं,
तो मानी हुई बात है, वर्तमान में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, तो यह प्रश्न ही अपने आप में इनफ्रक्चुअस हो जाता है। ओके। मतलब ये आधारहीन प्रश्न हो जाता है इसमें। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मार्गदर्शक मंडल की बात कही, तो मैं लोगों को याद दिला दूं, उस मार्गदर्शक मंडल में सिर्फ अटल जी, अडवाणी जी और जोशी जी नहीं थे, उसमें नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी भी थे। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी है उसमें और एग्जिस्टिंग डिफेंस मिनिस्टर भी है, जो उस समय होम मिनिस्टर थे सरकार बनने के बाद। तो इसलिए उस विषय को भी हल्का करने का प्रयास करना उचित नहीं। मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी, आपके राज्यसभा में ही राज्याभिषेक के बाद आ रहे हैं नीतीश जी, तो आप ही मार्गदर्शक उनका बन जाइए, नंबर 1। नंबर 2, असली बात ये है कि वरिष्ठ है भाई। अरे तो क्या हुआ, ये नहीं बन सकती, सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना। अभी तो स्थिति जेडीयू की ऐसी है, बीजेपी ही असली जो है जेडीयू की सत्यप्रकाश जी का मार्गदर्शक है। सतीश जी ने कोई मछली खाया, कांटा गले में फंस गया। नीतीश जी का नाम सुनते पता नहीं क्या होता है। ओके, क्योंकि सुधांशु जी को बोला गया। सुधांशु त्रिवेदी, रिस्पॉन्ड टू सतीश जी। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी दल हैं, आज साजन जी ने भी जो बोला, एक लाइन में सुनील जी ने जो बोला, पता नहीं क्यों अपनी पार्टी के लोगों को बिकाऊ बताने की होड़ सी लग गई विपक्षी दलों में। मतलब वो कहे जा रहे हैं हमारे पार्टी के लोग कमजोर भी हैं, ईमानदार भी नहीं हैं, बिकने को तैयार हैं। हकीकत ये है कि ये अपने लोगों को साथ रखने की स्थिति में नहीं। तो मुझे पुरानी गीत याद आता है। किसी अगली डिबेट में इसका जवाब आप सुनील यादव जी जरूर दीजिएगा कि आपके लोग बिकाऊ हैं ज्यादा या नहीं है, उस पर जवाब दीजिएगा। फिलहाल टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद।